वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। आज हम लोग यूनिट मेजरमेंट के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। लास्ट पार्ट आपका 14th पार्ट है, ठीक है। तो 13 पार्ट हम लोग देख चुके थे। 13 पार्ट में हम लोग एरर एनालिसिस को डिस्कस कर लिए थे, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे थे और हमने आपको दे भी दिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने को। आई होप आपने किया होगा, अदरवाइज आप बुक से क्वेश्चंस को देखिएगा, डील करिएगा। ना समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करिएगा या फिर मुझसे शेयर कर लीजिएगा, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द आपको बता दूंगा, ठीक है। आ जाते हैं आज हम लोग लास्ट पार्ट के पहले पॉइंट पे, और पहला जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको हम लोग कहते हैं सार्थक अंक, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं? तो जब हम किसी सार्थक अंकों की बात करते हैं तो वह भौतिक राशियां जो हमारे आसपास हैं उनको मेजर भी तो करना है। जब हम उनको मेजर करते हैं तो मेजर मतलब मापन करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर क्या होने चाहिए? अंक होने चाहिए। और वह अंक जिससे हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं या मापन को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। तो क्या समझ में आता है? भौतिक राशियों के मापन में अंकों की आवश्यकता होती है, जिससे इसके परिमाण प्राप्त होते हैं, इसे सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। इसे सार्थक अंक कहते हैं, ठीक। ये हो गया सार्थक अंक का डेफिनेशन, ठीक। ये तो बातें समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा कि सार्थक अंक कौन कौन से, ठीक है। सार्थक अंक कैसे पहचाने? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि 35 सार्थक अंक है, 5 2 3 6 0 3 5 एक्सेट्रा। मतलब सारे जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपके क्या है? सार्थक हैं, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब जो आपके भौतिक राशियों को वैज्ञानिक पद्धति के रूप से आप प्रमाणित करता है, दिखाने का मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है। वो है हमारे सार्थक। अब मैं बात करूंगा कि सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सार्थक अंकों का निर्धारण, ठीक है। अब मैं बता दूं सार्थक अंकों का निर्धारण करते समय एक बात का ध्यान रखना ये होता है कि जो भौतिक राशियां नंबर ली होती हैं, संख्याएं ली होती है, वो तो सार्थक अंक कहलाती हैं। उनमें जीरो को हम लोग कभी कभी सार्थक अंकों में लेते हैं और कभी नहीं लेते हैं। आइए समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो सार्थक अंकों में गिने जाने वाली संख्या 1 2 3 की भूमिका होती है, परंतु 0 0 की सार्थकता शर्तों के आधार पर होती है, इसकी शर्त क्या होती है? आइए चेक करते हैं, ठीक है। कैसे हम इसका शर्त का निर्धारण करेंगे? डेफिनेशन अब मैं परिभाषा में मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे हम एक तरफ भौतिक राशियों का परिमाण लिखेंगे और एक तरफ मैं लिखूंगा सार्थक अंक, सार्थक अंकों की गिनती। इसके रूल है, क्या रूल है, रूल का थोड़ा पालन करिएगा। रूल क्या है, रूल ये है कि अगर कोई भी जीरो किसी अंक के बाद आता है तो वो सार्थक नहीं है, ठीक है। अगर कोई जीरो अंकों के पहले आता है तो भी वो सार्थक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि 500, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, केवल 1 है। अब मैं बात करूं 1000, ठीक है, और यहाँ भी 0, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 0, 1, 000। ये बाद में भी या पहले भी, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या क्या है, 1 ही होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5, 3, 2 की, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और अगर मैं बात करूं 5, 2, 6, 9, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब मैं बात करूं 1, 6, 9, 0, 5, तो इसमें 0 बीच में आ गया, तो इसमें भी 0 की सार्थकता नहीं होगी, तो इसमें सार्थक अंकों की यहाँ बीच में आ गया। तो एक सेकंड, एक यहाँ पे नई चीज देखने को मिली कि 0 अगर संख्या के बाद में है तो ठीक है, काउंट नहीं हुआ, पहले है तो भी काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 0 बीच में आता है तब शून्य की सार्थकता हो जाती है और इस समय इसकी सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 5। क्लियर बात। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलूंगा और दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर जीरो जो है वो दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद तो आपकी शून्य की सार्थकता सिद्ध होने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.0, ठीक है, तो इसमें 3.0 होने के कारण इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर यहाँ पर 5.0 लिख दिया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3। अगर इसमें 1.00 लिख दिया जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, पुनः 3 होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं 9.460 लिख दूं तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, ऑफ कोर्स 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है। इसी के दौरान अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1.49 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोटि है, ठीक है, कोटि से आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पर आपके सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, पुनः नंबर ही होंगे और वो भी क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरे एग्जाम्पल में अगर भौतिक राशियों में किसी भी तरीके से मैं यूनिट लिख दूं, मात्रक लिख दूं, तब वहां पर 0 का कोई फिर रोल नहीं रह जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूं 15 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, ऑफ कोर्स 2 होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 100, ठीक है, किलोमीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखो अब 1 नहीं होगी बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगी, क्योंकि यूनिट आ गया। यूनिट आने पर आपके 0 का रोल खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि आगे नहीं, केवल पीछे वाले शून्य को देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मैं 500 यहाँ पे 0 लगा भी दूं और यहाँ पे मैं मीटर प्रति सेकंड लिख दूं तो सार्थक अंकों की संख्या ये बाद वाली केवल वो होगी, 3 होगी, ठीक। और भी देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर प्रति सेकंड में केवल लिख दूं तो भी सार्थक अंकों की संख्या ये दोनों हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें कोटि से कोई मतलब नहीं होगा, मात्रक है इसलिए सारे अंकों को हम प्रेफर करते हैं। ये हो गया। अब मैं थोड़ा तीसरे एग्जाम्पल के बाद थोड़ा आगे चलूंगा और बात करूंगा थोड़ा राउंड ऑफ के नियमों के बारे में, ठीक है, निकटतम मानों के बारे में बात करूंगा, ठीक है। राउंड ऑफ कहते हैं बच्चों इसको, राउंड ऑफ रूल या निकटतम मानों का रूल। राउंड ऑफ रूल, राउंड ऑफ देखिए अभी हमने जितने परसेंटेज पढ़े थे इससे पहले उसमें राउंड ऑफ का भी जरूरत था। इसको पढ़ करके हमें काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। राउंड ऑफ रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कुछ नियम है,
यदि कोई अंक है या कोई परिमाण है, कोई परिमाण 5 से कम है, अगर कोई परिमाण जो है यहां पर वो 5 से कम है, तब परिमाण का पिछला अंक अपरिवर्तित रहता है, मतलब अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैं बताऊंगा अभी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5.3 मान लो आपका 4 लिखा गया है, और यहां पर लिखा गया है एग्जाम्पल के तौर पर 95.63। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है, इन दो एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर 5.34 है और अंतिम में 4 है, जो कि 5 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे केस में क्या है कि आप इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 5 इस अंक को छोड़ करके आप अगर एक अंक तक ही करना चाहते हैं राउंड ऑफ, तो इसको आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए 5 से कम है तो इसको आप केवल 5.3 लिख के छोड़ सकते हैं। इधर आइए, इसको अगर मुझे लिखना हो तो इसको भी हम जरा ध्यान से देखेंगे, अंतिम में क्या है 3 है, इसको भी हमें लिखना होगा तो हम केवल 95 पॉइंट क्या लिख के छोड़ सकते हैं, 6 लिख करके छोड़ सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर बात करूं दूसरे रूल की, तो इसमें सारी कहानी जो होगी वो सेम होगी बच्चों, और बस यहां पर ग्रेटर देन 5 अगर हो जाएगा तब जो है परिमाण का पिछला अंक जो है परिवर्तित आगे चला जाएगा, तब परिमाण का जो पिछला अंक होगा वो +1 हो जाएगा। +1 का मतलब बच्चों, +1 का मतलब क्या होता है, +1 का मतलब हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं इसी की, थोड़ा देखता हूं, 5.36 होता है यहां पर, और यहां पर होता 95 + 6 7 होता, तो मैं इसको क्या लिख सकता था, यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 देखो इसको हम लगभग लिख सकते हैं 5.36 है, जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको मैं 5.4 लिख सकता हूं। और सिमिलरली मैं इसको लिखना चाहूं तो 95.67 है, तो 7 जो कि 5 से बड़ा है, यहाँ पे मैं इसको भी 7 लिख सकता हूं। तो ये लिखने का तरीका हो गया, और ये आपके आंसर हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, और यही रूल आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है सार्थक अंकों में। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और थोड़ा देखता हूं राउंड ऑफ के एक ऐसे रूल के बारे में जो कि थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है इसमें ट्रिक, आइए देखते हैं। अगर मैं राउंड ऑफ के रूल की बात करूं तो उसमें तीसरा जो आता है, क्या हो यदि अंतिम अंक क्या हो, बराबर 5 हो। एग्जैक्टली अगर अंतिम अंक बराबर 5 हो तब क्या होगा, तब इसमें गड़बड़ ये है कि फिर हम कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में हमने 2 नियम बना रखे हैं। पहला नियम है आपका ऑड रूल, ठीक है, ये ऑड रूल, और दूसरा है इवन रूल। ठीक, एक ऑड रूल है, एक इवन रूल है। यदि अंतिम अंक 5 है तो उसके पहले वाले पिछले अंक को देखा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 5 है, उसके पहले वाले डिजिट के बारे में बात करूं तो उसका पहला वाला डिजिट, ठीक है, यदि पिछला अंक क्या हो, ऑड का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में जान लीजिए, विषम। ठीक है, यदि पिछला अंक क्या हो, विषम हो, विषम अंक हो, तब उसी अंक में +1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये रूल है पहला। और दूसरा मैं बात करूं, अगर इसी में अब एक होता है इवन रूल। ठीक है, इवन रूल मतलब इसको हम लोग कहते हैं सम नियम। ये विषम था बच्चों, ये सम रूल में क्या होता है कि अगर यदि पिछला अंक जो है वो सम हो, सारी कहानी सेम होगी बच्चों, ये सारी कहानी सेम होगी, बस यहां पर क्या हो जाएगा, सम हो। ठीक है, सम हो। ठीक है, तब यहां पे कहानी सारी चीजें सेम रहेंगी, तब उसी अंक में एक जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपरिवर्तित रहेगा। तब पिछला अंक
तब पिछला अंक क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, याद रहेगा बच्चों, अपरिवर्तित रहेगा। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि कैसे एग्जाम्पल से समझें इसको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझने के लिए मैं इसे मिटा दूं, बात समझ में आ गई। सम होगा तो अगर पिछला अंक सम होगा तो अपरिवर्तित रहेगा, पिछला अंक विषम हुआ तो आगे एक जोड़ना होगा। एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग उदाहरण से। ठीक है, आइए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं कुछ नंबर्स की, और ये है 14.35। ठीक है, अब 256.955। ठीक है, और मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, 31.145 और यहां पर है 9.85। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हैं और इनका हमें क्या करना है, सार्थक अंक लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका लिखा जाए। इसको अगर हम आंसर के तौर पर लिखेंगे तो बताओ बच्चों क्या लिखा जाए। अंतिम अंक 5 है, इसके पहले ये क्या है, विषम है, 3 विषम होता है। विषम अंक में 1 जोड़ देना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 3.14.35 की जगह पे हम 4 लिख देंगे, क्योंकि 1 आगे चला जाएगा। इधर आ जाइए, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका जरा देखिए, लास्ट में 5 है, हमें इस अंक तक मान लीजिए करना है, तो इस अंक तक करना है तो 5 है। इसके पहले भी ऑड है। ठीक है, ऑड है तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 256.95। इस वाले 5 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6। सिमिलरली मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसका लिखेंगे आप 31। 5 है, इसके पहले क्या सम है तो आप लिखेंगे 1, और सम नहीं बदलता तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इधर आइए, लास्ट में क्या है 5, ये क्या है, सम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9.8। ठीक, ये हो गया तरीका हमारे राउंड ऑफ का। अब सार्थक अंक आपने समझ लिया। सार्थक अंक का कोटिमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको कोटिमान बताया था कि 3.46 या 3.16 का ध्यान रखना होता है। उससे अगर अधिक होगा तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करते थे, ये मैंने पहले बताया था, वो कोटिमान का रूल था। यहाँ पे हमने सार्थक अंक पढ़ लिया। अब मैं बात करूंगा आगे आपके कुछ एग्जाम्पल से, जिससे मैं सार्थक अंकों का क्वेश्चन करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, सार्थक अंकों का योग करना है। तो सार्थक अंकों का योग बच्चों देखो कैसे करते हैं। हमारे पास एक राशि ये है, एक राशि ये है, 2 राशियां हैं। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो देखिए यूनिट भी लगा हुआ है, दशमलव के बाद भी है, तो कितने सार्थक अंक है, 3 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे भी मैं बता दूं आपको कि अगर दशमलव के बाद अगर यूनिट ना भी लिखा रहता तो सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होती। यूनिट लिखा है तो वैसे भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। तो सार्थक अंक की संख्या 3 है और यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 2 है। अगर आपको आंसर जो देना होगा वो कैसे देना होगा, तो आप जब आंसर देंगे तो दशमलव के केवल एक ही स्थान तक आंसर देंगे। तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, जैसे आप नियम से जोड़ते हैं वैसे ही जोड़िएगा। जैसे आप लिखते हैं 5.0 और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, आप इसको ऐड करिएगा। आंसर जो भी आपका आएगा, जैसे 5 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, और ये किसमें आएगा, सेंटीमीटर। तो जो आप आंसर दीजिएगा वो केवल 2 अंकों में दीजिएगा। तो देख लीजिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि 5 के पहले 8 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 18.5 है। तो यहाँ पर दशमलव के एक ही स्थान तक आंसर देना है, तो दशमलव के एक ही स्थान तक, तो कम से कम अंकों में देंगे। तो दशमलव के इसमें भी बाद एक ही अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, तो आंसर आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा। इधर आइए, जैसे आपने एडिशन किया वैसे ही सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। तरीका याद रखिएगा, अगर कम से कम दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप आंसर भी 1 अंक तक दे सकते हैं। इधर आइए, अगर मैं बात करूं गुणन की, तो गुणन की और भाग की प्रक्रिया सेम होती है। इसमें क्या करना है, जब आप गुणा करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इसको गुणा करना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2.5 और मल्टीप्लाई करना है 32.72। तो आंसर आप देंगे किसमें, आंसर देखिए इसमें सार्थक अंक 3 है, इसमें सार्थक अंक 4 है, तो सार्थक अंक कम से कम अंकों में यहाँ पे दिया जाता है। तो गुणन में और डिवीजन में कम से कम सार्थक अंकों का चुनाव होता है, जबकि जबकि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दशमलव के कम से कम स्थान तक आंसर देते हैं। कर लीजिएगा, आंसर आपका जो भी आएगा वो जूल में आएगा। आप 3 अंकों तक राउंड ऑफ करके आंसर देंगे। ठीक है,
तो बच्चों अब मैं आपको बता दूं कि थ्योरेटिकल चीजें अब खत्म हो चुकी हैं और अब आपका फर्ज है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाएंगे और हमसे आप अपने क्वेश्चन को डील करेंगे ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बता दूं। आपको पता है कि जब हम फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? लेंस होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए। तो कैमरा में लेंस ही तो लगा होता है। लेंस का एक डायमीटर होता है जिसे हम उसका स्लाइड कहते हैं, ठीक है, या फिर लेंस की डायमीटर को अपर्चर द्वारक भी कहते हैं। तो लेंस की स्लाइड से हम लोग फोटो लेते हैं अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है, और उस लेंस से हमने कोई फोटो क्लिक करी, ठीक है, और उससे हम कोई फोटो जो क्लिक कर रहे हैं उससे मकान वो मकान 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है, क्षेत्रफल घेरता है। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं? मैंने देखा कि यह स्क्रीन पर लगभग 1.55 मीटर स्क्वायर इस तक का क्षेत्रफल घेरता है, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, क्या है ये आपका मकान का क्षेत्रफल जो इस पे आया है, लेंस पर आया है, और ये वो है जो स्क्रीन पर आपको इमेज इसका लेंस से मिला है। तो ये इतना बड़ा किसने किया? लेंस ने। लेंस पर कितना आया? केवल इतना ही आया था। तो आपको ये बताना है कि इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा, ठीक है, इसका इमेज का रेखीय आवर्धन क्या होगा। तो मैं बता दूं बच्चों, अगर आपको रेखीय आवर्धन पूछा जाए, रेखीय का मतलब केवल एक ही डायमेंशन, एक ही रेखा पर कितना बड़ा बन रहा है, ये बताना है हमको। कैसे बताएंगे बच्चों? आइए समझने का प्रयास करें। पहले तो हम इसका क्षेत्रीय आवर्धन निकाल लेते हैं। देखिए, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था फॉर्मूला, जो हम लोग लेंस पढ़ते थे ना, वहां पे आप फॉर्मूला क्या पढ़ते थे कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। यहाँ पे प्रतिबिंब ये है बच्चों, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल कर दीजिए, इससे आपको आपका क्षेत्रीय आवर्धन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन आप कैसे करिएगा? तो आप पहले निकालेंगे क्षेत्रीय आवर्धन निकालेंगे। तो क्षेत्रीय आवर्धन कैसे निकालेंगे? तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे में आपका इस मकान का, वस्तु का मतलब मकान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर आप ऊपर लिखिएगा 1.55 मीटर स्क्वायर बच्चों, और नीचे देखिए सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करना होगा हमें। तो हम इसको लिखेंगे 10⁻⁴, ठीक है, 10⁻⁴। अब ये जो आपका आंसर आएगा वो क्षेत्रीय आवर्धन आएगा, ठीक है। अब इससे रेखीय आवर्धन निकालना है, ठीक है। अब इससे रेखीय आवर्धन कैसे निकलेगा? तो मैं बता दूं आपको कि इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसको भाग कर लीजिएगा। 10⁻⁴ क्यों आया? क्योंकि हम इसको किसमें चेंज किए हैं? मीटर स्क्वायर में। इसको डिवाइड कर लीजिएगा 1.55 को इससे। अब आवर्धन निकालना है तो आप इसका क्या निकाल लीजिए? रूट निकाल लीजिए, ठीक है, रूट। तो ये रूट निकल जाएगा। रूट किसका? क्षेत्रीय आवर्धन का, क्योंकि क्षेत्रफल का रूट लेंगे ना बच्चों तो आपको मिल जाएगा रेखा, ठीक है, क्षेत्रफल का रूट लेंगे तो रेखा मिल जाएगी। तो रेखीय आवर्धन निकालना तो क्षेत्रफल का क्या कर लीजिए? रूट ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे आंसर आ जाएगा। मैं बता दूं कि ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग मापन को खत्म कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन पर फोकस करना है, लगाते रहना है। हम आपके साथ हैं, जितने भी क्वेश्चन के डाउट हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, इंतजार करिए अगले वीडियो का, अगले चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।